तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले इस वजह से आया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। और जस्ट टू लेट यू नो कि एक सब्जेक्ट है जो कि एचईसी ने नया इंट्रोड्यूस किया है फॉल 25 के स्टूडेंट्स के लिए। आई डोंट नो वेदर आप में से कोई फॉल 25 में एडमिशन हुआ है। तो ऑल एमएस एंड पीएचडी स्टूडेंट्स जिनका फॉल 25 का एडमिशन, दे हैव टू स्टडी टू न्यू कोर्सेज। वन इज फहमुल कुरान 1 एंड सेकंड इज फहमुल कुरान 2। इनफैक्ट दे आर दी अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज जो कि कंपलसरी करनी है जीसी ने फॉर ऑल दी न्यू एंट्री स्टूडेंट्स। नॉट ओल्ड वन, अगर आप पुराने हैं तो तब एप्लीकेबल नहीं है। बट जितने भी नए लोग हैं वो एक सेमेस्टर में पढ़ेंगे FM1 और एक में पढ़ेंगे FM2, जो कि हाँ, यूजी में भी और अगर पीजी में भी है तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस दफ़ा एक कोर्स ऑफर हो रहा है FM1। उसकी टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप में से अगर कोई उसमें उनके लिए कंफर्टेबल है, इजी है, तो वो सब्जेक्ट को FM1 को इस सेमेस्टर में ले सकता है। और अगर से आप वैसे भी लेना चाहते हैं जस्ट अरबिक लैंग्वेज कोर्स, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, यू कैन ऑलवेज टेक इट। बट फॉर ऑल दी फॉल 25 एंट्री स्टूडेंट्स, मास्टर एंड PhD, इट इज़ अ कंपल्सरी कोर्स मेड कंपल्सरी बाय HEC। ठीक है। एंड इट्स अ 0-1 कोर्स। 0-1 का मतलब होता है कि क्रेडिट आवर तो एक है, लेकिन कॉन्टैक्ट आवर्स 3 होंगे। यानी क्लास 3 घंटे की चला करेगी। और इसका कोई एंटम एग्जाम नहीं होगा, बट ये कि क्लास के अंदर ही इसकी जो है असेसमेंट होगी। उसके लिए HEC ने एक वर्कबुक रखी है, कुछ ऑनलाइन चीज़ें रखी हैं, वो उसके लिहाज से आपने चलना होगा। हाँ, ठीक है। फवाद साहब का ना डिस्टेंस लर्नर स्टूडेंट्स टिक कर दो, ताकि उनको पता होगा मेरी क्लास में कितने लोग हैं डिस्टेंस लर्नर। और लिस्ट सबसे आप शेयर भी कर लो, आप फाइनल हो गए। सबके साथ शेयर करो, उनको भी स्पेशली, लेकिन बाकियों को भी बताओ, मुझे भी बताना है। सो दिस इज समथिंग विच मस्ट बी नोन टू ऑल ऑफ यू। इसकी टाइमिंग्स जो है वो आप लोगों को बता दी जाएंगी, आप उसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। और से इस सेमेस्टर में नहीं भी ले सकते फॉल 25 वाले, तो अगले में भी दोबारा ऑफर होगा, वहां भी ले सकते हैं। लेकिन इसके एडिशन की वजह से जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स की अपर लिमिट है, वो HEC ने बढ़ा के 14 क्रेडिट आवर्स कर दी है कि आप एक सेमेस्टर में 14 क्रेडिट आवर्स तक ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 0-1 फैमल कुरान 1। सो दिस इज समथिंग विच मस्ट बी नोन। इनफैक्ट उसी के सिलसिले में कुछ डिस्कशंस थी विद द कंसर्न डिपार्टमेंट HOD और कुछ स्टूडेंट्स। तो मैं वहाँ पे थोड़ा जो है ना, मुझे उन्होंने रोक लिया, जिसमें आज क्लास लेट थोड़ी सी शुरू की। हाउएवर इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर, और आज का कंटेंट हम कवर करेंगे। सर, अगर PhD नेक्स्ट करनी है तो उसके लिए फिर कोर्स करना, PhD करनी हो या मास्टर्स करना हो, और आप फॉल 25 से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपने पहले किया हुआ है फिर जरूरी नहीं है। से आपने यूजी प्रोग्राम में आप कहीं करके आ गए हैं, या आपने पीजी में कहीं मास्टर्स में कर लिया, तो फिर PhD में जरूरत नहीं है। लेकिन एक दफा दोनों कोर्स करने कंपल्सरी डिक्लेयर कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू HEC। सो आई थिंक राबिया आप ही एप्लीकेबल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको आवाज आ रही है राबिया? जी सर, आ रही है। जी सर, मेरे पे एप्लीकेबल होगा तो सर ये मैं इसको रजिस्टर किया, अभी मैं जो मिस्टर मोहसिन को बताना पड़ेगा इसको रजिस्टर कराने जी, के वो लिए। आपको आज या कल में एक मेल आ जाएगी मोहसिन साहब की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स को आएगी। तो आप फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग विच मस्ट बी नोन। अच्छा जी, ओके, सो वी स्टार्ट विद द कंटेंट टुडे। हमने लास्ट क्लास में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने लेक्चर स्लाइड्स और लेक्चर कंटेंट वीडियोस भी आपसे शेयर कर लिए थे। और हमने उसमें प्राइमरली जो है वो क्योंकि रीडिंग वाला हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, तो रीडिंग के अंदर हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उस सिलसिले में हमने डिस्कशन शुरू की थी। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में उनकी कुछ वेबसाइट्स दिखाई थी, और उसके बाद मैंने बताया था कि इसका प्रोसेस क्या होता है, मकसद क्या होता है, और क्वालिटी कैसे इंश्योर होती है। दैट वाज दी पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड। आज के लेक्चर में मेरे जहन में था कि वी विल डिस्कस कि अब हम दूसरी कैटेगरी पे आएंगे, जो कि जर्नल पेपर्स हैं, कि ये होते क्या हैं और इनको कहाँ से पढ़ना चाहिए और इनके क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है। उस हवाले से आज हम अपना फोकस रखेंगे, और होपफुली एक अच्छा हमें आइडिया मिल जाएगा कि अब हमने एज अ रिसर्च स्टूडेंट अगर कुछ करना है तो फिर हम क्या क्या देखें, क्या क्या पढ़ें, और जब हमारी वो स्टेज आए जब हमने पब्लिश करना हो, तो हम किस तरीके से अपने उस आइडिया को पब्लिकेशन की तरफ लेके जाएं। सो अगर पहले तो मुझे, अगर कोई आपके पिछले लेक्चर में से डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन आंसर किसी का है,
जो चीज़ उनका कोई सवाल पूछने वाला है तो वो पूछें, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी बताइए। और बस यही मतलब जो मोस्टली हमने वेबसाइट यूज की उसमें पेपर था, जो मतलब पेड वर्जन में जाकर फुल पेपर ले सकते, अदरवाइज है कि उसको फुल पेपर एक्सेस नहीं मिलती। ठीक है। तो कोई ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं या फ्री सोर्स हैं जहाँ से हम पेपर ले सकें इसका? ठीक। गूगल स्कॉलर ऑफर करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें बता समझाता हूँ, आप मेरी जरा बात को लिंक कीजिएगा। आपका नाम जैन है? वही। मोइन, सॉरी। सो मोइन का क्वेश्चन है जी कि पेपर्स जो है ना, जब हम जाते हैं, मैं जब जाके सर्च कर रहा हूँ तो मुझे उनके पेड लिंक नज़र आ रहे हैं और अनपेड नहीं है नंबर, ये आपका क्वेश्चन है, तो क्या किया जाए? अच्छा, मुझे याद आया, मैंने ये चीज़ भी आपको क्लास में एक्सप्लेन की थी कि आपने पेपर्स को सर्च कहाँ से करना है। तो मैंने सर्च इंजन्स की बातें भी क्लास में की थी कि हाउ टू सर्च, व्हाट इज़ द राइट फोरम टू फाइंड आउट द राइट पेपर। बिकॉज हर पेपर जो है वो हर जगह से चीज़ डाउनलोड करके सर्च नहीं करनी, देर मे बी इश्यूज, और मैंने वो इश्यूज भी आपसे डिस्कस किए थे कि हाउ दिस येलो जर्नलिज्म इज वर्किंग, या इवन आई वुड कॉल इट ब्लैक जर्नलिज्म इज एग्जिस्टिंग। क्योंकि दुनिया जो है वो आजकल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहाँ से लोगों को फायदा नजर आता है, पैसा नजर आता है, वो वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों तरीकों से लोग होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे बुरे लोग हैं जो कि हर किस्म की चीज़ें पब्लिश भी कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन प्लेस भी कर रहे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि लोग उनके वेब के अंदर फंसे। इसलिए आपने ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाके अपने रिसर्च पेपर्स को सर्च करना है। तो मैंने कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज आपको वन बाय वन बताई थी। मैंने कहा कि अगर आई ट्रिपल एक्सप्लोरर एक ऑथेंटिक सोर्स है जो कि आपको आई ट्रिपल के रिलेटेड सारे कॉन्फ्रेंस जर्नल्स को इंडिकेट करती है। फिर मैंने आपसे कहा कि एक और सोर्स है एल्सवेयर के पर्सपेक्टिव से, जिसको हम साइंस डायरेक्ट कहते हैं। वहाँ पे आपको एल्सवेयर एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, और उनके सारे के सारे जो आपको रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल पेपर्स हैं, उनके आर्टिकल्स आपको मिलेंगे साइंस डायरेक्ट से। मैंने एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी की बात की, मैंने इसके अलावा जो स्प्रिंजर का सर्च इंजन है उसकी बात की। इसके अलावा भी बहुत कुछ और सर्च इंजन भी हैं जो कि हम होमवर्क कर सकते हैं, लाइक एमरल्ड एक और सर्च इंजन है, नेस्ली एक और सर्च इंजन है। तो once you grow in research you come to know कि what are the right forums to search the right sourced papers। अच्छा, अब ये जब आप उन राइट सोर्सेज पे जाते हैं तो वहां पे एक इशू समटाइम्स आता है। दो कैटेगरीज उनमें फॉल हो जाती हैं। कुछ पेपर्स होते हैं जो कि ओपन एक्सेस पेपर्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेपर्स होते हैं। मैंने अगर ये एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप अपने काम को पब्लिश करते हैं तो पब्लिशर जो है वो आपसे आपका कॉपीराइट ले लेता है समटाइम्स, कि जी आपके पास पैसे नहीं है अपने चार्जेस को बेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, तो गिव मी दी कॉपीराइट ऑफ योर पेपर एंड आई विल पब्लिश ऑन योर बिहाफ, आई विल नॉट चार्ज यू। बट देन वंस आई पब्लिश इट, आई विल स्टार्ट चार्जिंग एनी वन हु ट्राई टू रीड इट। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड पब्लिकेशन। यू गिव योर राइट्स टू दी पब्लिशर। तो आपने एल्सवेयर में पब्लिश किया तो एल्सवेयर को अपने राइट्स दे दिए, या आपने IEEE के किसी कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में पब्लिश किया, आपने उनको राइट्स दे दिए। आपने स्प्रिंजर में पब्लिश किया, आपने उनको राइट्स दे दिए। आपने फॉर एग्जांपल टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश किया, आपने उनको राइट्स दे दिए। हमने वो सारे मेजर पब्लिशर भी डिस्कस किए थे जो बड़े अच्छे नाम हैं, जिनके बैनर्स के तहत आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो अगर आपने ये काम किया तो आप जो रीडर है वो आपके काम को पढ़ने के पैसे देगा, क्योंकि पब्लिशर ने एक पूरे प्रोसेस से गुजरा है। वो उसका एक रिव्यू प्रोसेस था, उसके रिव्यूअर्स थे, एडिटर्स थे, और फिर पब्लिशन पब्लिशन वाले लोग भी थे। ठीक है। उनका एक टीम थी जिसने उसको रिव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, तो वो दे हैव टू पे देम टू engage them, so they have to get some source from where they can get the compensations। सो देन दे विल स्टार्ट चार्जिंग दी रीडर। लाइक अभी आप एक IEEE एक्सप्लोरर पे जाते हैं तो आपको कहेगा जी कि मुझे आप $15 पर पेपर पे करें अगर आपने पढ़ लो। अच्छा, ये तो तरीका है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जो कुछ नजर आएंगे। इन्हीं सर्च इंजन्स पे आपको एक ऑप्शन कैटेगरी मिलती है ओपन एक्सेस की भी। आप वो क्लिक करके ओपन एक्सेस को भी देख सकते हैं। वो आपको प्योरली ओपन एक्सेस जर्नल आर्टिकल्स और कॉन्फ्रेंस पेपर्स शो करेगा जो कि डाउनलोडेबल होंगे। ये वो पेपर्स होते हैं जो कि ऑथर्स जब पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी मैं आपको कॉपीराइट नहीं दूंगा, बल्कि मुझसे आप पैसे चार्ज करें, गेट द मनी फ्रॉम मी फॉर योर पब्लिकेशन प्रोसेस, एंड you will publish it without any charges on the reader, because I have paid you the charges of your all process। सो आप उनको $600, $800, $2400, $3200, सो मच सो इवन 6,000 $6,000 तक भी कुछ लोग कुछ के चार्जेस हैं ओपन एक्सेस। सो वो पेपर वो पे आप पे करते हैं,
जब आप पे कर देते हैं तो आपका पेपर ओपन एक्सेस कैटेगरी में पब्लिश हो जाता है और उसको आप पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हर सर्च इंजन पे जो मैंने आपसे नाम लिए थे, ये दोनों कैटेगरीज आपको मिलेंगी। आपको उनके ड्रॉप डाउन मेन्यूज में जाके देखना पड़ेगा कि जी मैं इसको टिक क्लिक कर दूं। एक तो ये काम है। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ आ गई कि ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है। अच्छा, अब आजकल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो तो सारी की सारी आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है। नो कॉन्फ्रेंस लीव्स यू फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, और स्टिल वो आपके पेपर के कॉपीराइट लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वुड बी अ पेपर विच वुड बी क्लोज्ड पेपर। वो कॉन्फ्रेंस उसके पैसे जो है रीडर से चार्ज करती है थ्रू दैट सर्च इंजन। ऑन द कंट्रेरी जर्नल्स के अंदर इस तरह से है कि दो टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस एट द स्टार्ट आपको बता दिए जाते हैं कि जी मेरा जर्नल जो है ये ओपन एक्सेस जर्नल है। वो आपको इन स्टार्ट कर देंगे जी ये जर्नल जो है प्योरली ओपन एक्सेस है। ठीक है। और एक जर्नल आपको कहेगा जी कि मैं प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड हूँ, मैं ओपन एक्सेस नहीं हूँ। तो मेरे केस में आपको राइट्स देने पड़ेंगे। दूसरा कहेगा जी आपको स्टार्ट में ही पेमेंट कंफर्म करनी पड़ेगी कि आप पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ना हो कि सारा प्रोसेस से गुजर जाए और आखिर में आप कहें जी मैं तो पे ही नहीं कर सकता। राइट। एक तीसरी कैटेगरी ऑफ जर्नल्स है जो कि कहते हैं हम हाइब्रिड मोड पे पब्लिश करते हैं। हाइब्रिड मोड होता है कि जी वो ओपन एक्सेस में आप जाना चाहें तो वो भी क्लिक हो सकता है, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं सब्सक्रिप्शन बेस पे रहूं तो वो भी क्लिक हो सकता है। तो इस वक्त दुनिया के बहुत सारे जर्नल जो है वो हाइब्रिड मोड के ऊपर, आई वुड से अराउंड 70% जर्नल जो है वो शिफ्ट हो गए हाइब्रिड मोड के ऊपर, क्या आप जो चाहें सेलेक्ट कर लें। लेकिन एक बड़ी नंबर जो है वो ओपन एक्सेस की है, और स्टिल कुछ क्वांटिटी रह गई है जो कम है, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो कम हो गए हैं। क्योंकि असल में इसका ओवरऑल अगर हम इकोसिस्टम देखें तो मकसद क्या है कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो तो ज्यादा लोग पढ़ सके। जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो साइटेशंस ज्यादा आएंगी। इसलिए इस इकोसिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए बेहतर यह है कि पेपर जो है उसमें चार्जेस ना हो। ठीक है। जो कि आपकी साइटेशन बढ़ाने का वजह बनती है। तो इसलिए हर जर्नल जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो ये इस बात को समझ चुका है जी कि मेरे पेपर साइट नहीं होंगे अगर मैं इसी मॉडल पे रहा। इसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दे आस्क द ऑथर्स टू पे सो दैट पेपर रिमेन्स अवेलेबल टू अ लार्ज ऑडियंस। राइट। सो आई होप मैं आपके सवाल का एक हिस्से का जवाब दिया अभी कि जी इस तरह से आप बहुत सारे पेपर अभी भी देख सकते हो जो कि आपको डाउनलोडेबल होंगे इन्हीं सोर्सेज के ऊपर। बहुत कम पेपर रह गए जो कि अभी भी, अब वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो उनके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अब उसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि कोई हर्ज नहीं है कि आप इनकी मेंबरशिप ले लें। कोई एक आध की ज़्यादा नहीं होती, $15 $20 साल की फीस होती है। एंड इट्स अ गुड इंडिकेशन ऑन अ पार्ट ऑफ अ रिसर्चर इफ ही शोज हिमसेल्फ कि जी मैं मेंबर IEEE हूँ, या मैं सीनियर मेंबर IEEE हूँ, या मैं फेलो IEEE हूँ। ये स्टेजेस हैं, इनकी ग्रेजुअल स्टेजेस हैं प्रोग्रेस करने की इन दिस डोमेन, एकेडमिक डोमेन के अंदर। सो ये एक अच्छी बात है। और इनके जो स्टूडेंट चैप्टर्स बने होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, लाइक एल्सवेयर का भी है, IEEE का भी है, स्प्रिंजर का भी है, ये सारे इनके स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, हर मुल्क में होते हैं। तो आप उनके थ्रू इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो वो मेंबरशिप इतनी महंगी नहीं होती है, उससे आप पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ में भी शिरकत कर सकते हैं, इनके रिसर्च प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, इनके पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, बहुत सारे और फैसिलिटीज़ देते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है। सो दैट इज अ गुड थिंग टू डू। एक तो तरीका ये है। सेकंड ये है कि आप इसमें फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं नहीं जी मैं तो ये भी पेमेंट नहीं करना चाहता, मैं स्टिल खुद ही मुझे फ्री मिल जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप HEC की एक डिजिटल लाइब्रेरी आप यहाँ से उठें, किसी दिन सारे पेपर इकट्ठे करें, H9 सेक्टर में जाएं, उनकी लाइब्रेरी की एक्सेस फ्री है टू ऑल स्टूडेंट्स। अपना कार्ड शो करें उन्हें कि जी मैंने कुछ पेपर्स डाउनलोड करने हैं। तो HEC की डिजिटल लाइब्रेरी पे आपको हर पेपर आप सर्च करेंगे तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका ये बनता है। और अगेन क्योंकि या कि एक इसमें एक अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। HEC जब इनकी मेंबरशिप लेता है तो सबकी नहीं ले सकता, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए शायद पे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो कुछ सिलेक्टेड सर्च इंजन्स की आपको ऑप्शन देते हैं, लाइक IEEE एक्सप्लोरर मोस्ट ऑफ द टाइम शामिल होगा, स्प्रिंजर शामिल होगा, एमरल्ड शामिल होगा, साइंस डायरेक्ट शामिल होगा। तो जो अच्छे बड़े सर्च इंजन हैं वो उनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। स्टिल कुछ माइनर की शायद ना मिले, लाइक टेलर रेफरेंसेस की आपको शायद ना मिले। ठीक है। ये ACM डिजिटल लाइब्रेरी शायद ना मिले, वो डिपेंड करता है। बट लार्ज पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपके बहुत सारे लोग होते हैं आपके जानने वाले टीचर स्टूडेंट्स जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या ऐसे कहें कि थोड़ी अमीर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, जो उन्होंने खुद मेंबरशिप ली होती है। क्योंकि ये महंगी मेंबरशिप्स है ना, तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी लेती हैं, लेकिन वो लेती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका पैसा उनकी फंडिंग सपोर्टेड होती है किसी जगह से। लाइक कतर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं, UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मल्टी मिलियन स्टूडेंट से चार्ज करते हैं।
जब चार्ज करते हैं तो अमीर यूनिवर्सिटी है, तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज में मेंबरशिप ले लेती है, खुद ले लेती है और अपने स्टूडेंट्स को फ्री देती है, लेकिन वो चार्ज करती है किसी और तरीके से। वो आपसे 1 लाख की जगह 20 लाख फीस लेगी एक सेमेस्टर, ठीक है, तो वो फिर उस चक्कर में आप उनको वो करना पड़ता है। उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स या वो दोस्त आपके आपको पेपर डाउनलोड करके भेज देंगे, राइट। और फिर ये क्या आपके टीचर्स है, लाइक इन एनी केस आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे पास एक्सेस है बहुत सारी जगहों की, तो मैं आपको उन पेपर को डाउनलोड करके आपसे शेयर कर सकता हूँ, मतलब आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा एक साई हब एक प्लेटफॉर्म है जिसे लोग यूज करते हैं। सही साई है। हब, साई हब पे आप जाएं तो साई हब भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसी मकसद के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रशियन ने इस्टेब्लिश किया था। और वो ये करते हैं कि जितने पेपर्स दुनिया में मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर हैं वो वहाँ से उनको लीगली और इलीगली इकट्ठा करते हैं और अपने उन्होंने एक रिपोजिटरी पे प्लेस किया हुआ है। आप पेपर का जाके लिंक प्लेस करेंगे तो वो पेपर अगर उन्होंने रखा हुआ है तो आपको वहां से मिल जाएगा। अगेन सारे शायद नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली बुक्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों ने स्टैब्लिश किए हुए हैं, जो कि अगेन कॉपीराइटेड नहीं होती हैं, बट वो उन्होंने थ्रू सम कोडिंग, थ्रू सम ब्रेकिंग, थ्रू सम इंक्रिप्शन चीज़ें डाउनलोड करके वो उनको अपने रिपोजिटरी में प्लेस कर लेते हैं और फिर वो अपनी प्रॉक्सीज चेंज करते रहते हैं क्योंकि वो लीगल नहीं होती हैं। एक चलेगी, हफ्ते बाद वो बैठ जाएगी, फिर दोबारा एक नई वो खोलेंगे, तो दैट कुड बी अनदर वे ऑफ टेकिंग एनी डाउनलोडिंग एनी रिसर्च पेपर। आई होप कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिसर्च पेपर्स जो है वो आप देख सकते हैं। ओके जी, सो अगर ये चीज क्लियर हो गई है रिसर्च पेपर्स के इस डोमेन, इस हवाले से, चाहे कॉन्फ्रेंस का पेपर हो चाहे जर्नल को, आप ये इस तरीके से लेके चल सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता हूँ विच इज इनफैक्ट द जर्नल्स रिसर्च पेपर। तो मैं लेट मी शेयर अ प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन वी कैन डिस्कस इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा जी, ओके। सो इनफैक्ट मैंने जिस तरह से कहा कि रिसर्च पेपर्स आर देयर टू रीड एंड अनदर वे ऑफ सीइंग देम इज दैट यू कंप्लीट योर वर्क एंड यू पब्लिश। सो जो पब्लिकेशन का ओवरऑल साइकिल है उसका एक मकसद भी है, क्यों ये लोग पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के कुछ मकसद यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि वाई डू वी ट्राई टू गेट आवर वर्क published in a formal conference paper or a journal paper, बिकॉज हम कोई नया आइडिया, नया मेथड, नई अप्रोच लोगों को बताना चाह रहे होते हैं। प्रोबेबली हम बाज़ किसी पुराने रिजल्ट को बेहतर कर रहे होते हैं और समटाइम्स जो है हम रिव्यू पेपर्स भी लिख रहे होते हैं। तो एम इज टू टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट समथिंग विच दे डू नॉट नो, ब्रॉडली देखा जाए तो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर है जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो पब्लिकेशंस है ना, ये एक रिसर्चर का एक टूल है टू लेट नो समवन
who is there to help you for the implementation of your work. हर एकेडमिशियन का अल्टीमेट एम ये होता है कि जो मैंने एक नई रिसर्च की है ये सिर्फ पब्लिश ना हो, बल्कि ये फिजिकल फॉर्म में डिजाइन हो, डेवलप हो और फिर लोगों के हाथों में जाए। ठीक है। हम उसका एक मोरा है, एक जगह पे है कि जी कुछ रिसर्च होती है तो कोई नया आइडिया आता है, वो नया आइडिया जो है वो वेरीफाई होता है थ्योरी के अंदर, फिर सिमुलेशन के अंदर और फिर हार्डवेयर के अंदर आ जाता है। या तो वो किसी सॉफ्टवेयर बन जाता है, या वो कोई हार्डवेयर बन जाता है, या वो कोई बुक बन जाती है, किताब भी बन सकती है। तो तीन किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया में आती हैं। एक है आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट, और एक होती है हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट। ब्रॉडली दो हैं, और हम एक तीसरी को बाज़ का डिफाइन करते हैं कुछ फील्ड्स के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं नॉलेज प्रोडक्ट। कुछ नॉलेज फॉर्म में भी होती हैं चीज़ें, सिर्फ एक नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज भी लोगों तक कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन वो पीस ऑफ नॉलेज सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है देखा जाए, और हार्डवेयर के अंदर भी होता है। तो मैं अगर इसको ज़्यादा अच्छा कहूँ तो दो चीज़ें हैं मेन, एक है सॉफ्टवेयर बनेगा या हार्डवेयर बनेगा। लेकिन अगर मैंने आपने जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, अगर ये काम करना है कि सॉफ्टवेयर बनाना है या हार्डवेयर बनाना है, तो शायद मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं वो सारे काम खुद करूँ और हजारों लाखों लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकूं। तो मैं चाहूंगा ये कि मुझे कोई फंडिंग बॉडी सपोर्ट करे। ठीक है। मुझे HEC सपोर्ट करे, मुझे ICT R&D सपोर्ट करे, मुझे जो है वो ब्रिटिश काउंसिल सपोर्ट करे, या मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे, या मुझे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन सपोर्ट करे, या मुझे मेरी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करे, या मेरा मुझे अब्बा सपोर्ट करे। ठीक है ना, ये मकसद होता है ना। तो जो भी फंडिंग बॉडी होती है वो क्या आपको सिर्फ आपकी शक्ल देख के तो पैसा नहीं देगी कि जी ओके यार ये मुझे मोहिन की शक्ल अच्छी लग रही है तो ये जो कह रहा है ठीक कह रहा होगा, नहीं। वो देखेगी कि ऑन ग्राउंड इसने क्या किया हुआ है, क्या ये वाकई स्टैब्लिश्ड रिसर्चर है, यानी ये जो कहता है कि जी मैं बड़ा थ्योरी बच्चा हूँ, मैंने सिमुलेशंस की हुई है, तो फिर इसने कहीं थर्ड पार्टी से वेरीफाई करके अपने काम को पब्लिश किया होगा। ठीक है। सो दे वुड ऑलवेज गो एंड सी माय पब्लिकेशंस। द फर्स्ट स्टेप डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर एनी फंडर इज टू कंफर्म कि आप ठीक बात कर रहे हैं, विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू योर पब्लिकेशंस। सो मैं और आप या कोई एक एस्टेब्लिश रिसर्चर अगर पब्लिश कर रहा है तो उसका मकसद क्या है कि हमने ग्रांट राइटिंग करनी होती है, फंडिंग्स लेनी होती है, डेवलपमेंट करनी होती है। तो उस मकसद के लिए अगर मैं पब्लिश नहीं करूंगा तो मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। ठीक है। तो ये साइकिल में आने के लिए आपको पब्लिकेशंस करना जरूरी होती है। ठीक है। एक तो फॉर्मल रिक्वायरमेंट मास्टर PhD की भी होती है कि उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपने टिक करना है, लेकिन जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं ना वो एक स्टेप ऊपर होते हैं। वो इसके ऊपर होमवर्क कर रहे होते हैं कि जी मैंने अगर ये काम अपने स्टूडेंट से कराना है तो मैंने इनफैक्ट ये कराने का मकसद ये है कि हमने अल्टीमेटली कोई एक चीज बनानी है दुनिया के लिए, और उसके लिए मैंने फंडिंग लेनी है, तो मैं इसको भी काम कराऊं और साथ साथ ये फायदा भी ले सकूं, ताकि एडिशनल कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी आ सके मेरे पास और मैं अपनी एक ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। सो इस साइकिल में आने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो पब्लिकेशन करें। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप पब्लिश करना ये नहीं है कि बस धड़ाधड़ उल्टे सीधे काम पब्लिश करना शुरू कर दें। अब ये एक स्टेटमेंट है, अगर इसको आप पढ़ो। आर्टिकल। इससे आपको क्या समझ आती है? लेट मी फिनिश ऑफ दिस। वो जीरो साइड में चाहिए, साइटेशन होनी चाहिए। और सेकंडली वो बात करें जाए अजान चले होने दें फिर आप पढ़ लें और करें तो फिर मुझे बताएं क्या समझ आती है।
क्योंकि ये एक तो मैं सेट जीरो भी होनी चाहिए और सेट भी स्टार्ट नहीं कहते हैं कि मैंने पेपर जो 5 साल पुराने जो स्टार्टेड नहीं होते वो हम्म। डिसकंसर्न हो जाते हैं, मतलब उसको कोई कहते हैं कि किसी को रेफर नहीं कर सकते या मतलब कंसर्न नहीं होता किसी का। और सेकंड ये है कि जो हमें इसकी साइटेशन रेशियो है उसको मतलब ये है कि उसको स्टैंडर्ड मतलब इतना करना चाहिए कि हमारा पेपर एक्सेप्टेंस ठीक है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसकी है, आपको इससे क्या समझ आ रहा है? हु हैज सेड इट? सॉरी, स्टेटमेंट जो है वो किसी ने दी है ना, मतलब ये देयर इज समबडी हु हैज सेड यस, दिस। वो ये कौन है? मार मार एडिटर। हाँ, तो ये कौन है? तो उसके पेपर रिव्यूअर। पेपर रिव्यूअर? नो, पेपर रिव्यूअर तो नहीं है। ये जिसने कोई रिसर्च पेपर लिखा और मोर सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड। नहीं नहीं, वो भी नहीं है, तो आप खुद ही थोड़ी देर देखो, इसका लिखा हुआ भी नाम कुछ आगे कुछ मेंशन्ड है कि ही इज व्हाट ही इज। एडिटर रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, रिमोट सेंसिंग एनवायरनमेंट इज द नेम ऑफ अ जर्नल एंड ही इज द एडिटर। मिस्टर कुमार बायर इज द एडिटर ऑफ दिस जर्नल, ये जर्नल का नाम है। और वो ये कह रहा है कि जी मेरे जो मैं क्योंकि एडिटर हूँ तो उसने अपना कोई डाटा चेक किया होगा ना। डाटा में उसको नजर ये आता है कि जी जब मैंने जो हमने पेपर पिछले 5 साल में पब्लिश किए हैं अपने जर्नल में, उनमें जब मैंने डाटा देखा है तो 27% पेपर जो है वो साइट ही नहीं हुए। पब्लिश हो गए, उसके बाद में किसी ने साइट नहीं की, यानी बाद में साइट कौन करेगा? साइट कब होते हैं? और में जैसे हम स्टूडेंट जाके उनको पेपर जाके रिव्यू करते हैं या वो मतलब आप पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ते आपको हैं। अच्छा लगता है तो आप अपने काम में उसको साइट कर देते हैं ना कि जी ये पेपर मैंने रेफरेंस पढ़ा है, देते हैं। रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपको पेपर अच्छा नहीं लगा तो फिर आपने तभी रेफर नहीं किया। क्या है, कैसे हैं, कहते हैं और अच्छा आप सब क्लास है आपको पता है ये हाँ है आप लोग के बाद की कहाँ बैठ गया हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे जो कह ही रहा था कि व्हाट वाज आई वाज सेइंग कि क्या है कि पेपर वो साइट होता है जो कि किसी को अच्छा लगता है, यानी वो इस काबिल होता है कि उसमें कुछ कंटेंट अच्छा होता है तो फिर लोग साइट करते हैं ना। तो ये कह रहा है कि जी मैंने छाप तो दिए, बट बाद में लोगों ने 27% मेरे पेपर जो है वो 5 साल में जो मैंने पब्लिश किए थे वो साइट ही नहीं हुए। जिससे ये पता चलता है कि मैंने अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो लो रखा था पेपर एक्सेप्ट करते हुए। सादी सी बात यही बनती ना कि जी वो पेपर थ्रेशोल्ड शायद थोड़ा मेरा और इम्प्रूव होने वाला। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड लो था तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं था अगर मैं उनको एक्सेप्ट ना करता या हमारी टीम उसको एक्सेप्ट ना करती। सिवाय फायदा किसको हुआ है? फायदा उसको हुआ है कि जिन ऑथर्स के पेपर एक्सेप्ट हुए उन्होंने सीवीज में लिख लिया कि जी मेरा ये पेपर एक्सेप्ट हो गया है, तो उनकी सीवी को तो फायदा हो गया, हमें तो निरा नुकसान हुआ। तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को जो है पेपर एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहिए, ताकि ये जो थोड़े पेपर भी मेरे जा रहे हैं अनडिटेक्टेड जा रहे हैं ये भी एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी की क्या है दुनिया में, जितना आप ज्यादा में इसे कम करते जाएंगे उतनी क्वालिटी इंप्रूव करती है, एक बड़ा मोटा स्टैंडर्ड है ये। दिस इज हाउ थिंग्स जनरली एक्सेप्टेड के आप जितना कम एक्सेप्ट करेंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो इन जिसकी वजह से नाउ देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट चेक ऑन द पेपर एक्सेप्टेंस स्पेशली इन जर्नल्स। और उसकी वजह यह है कि जर्नल्स के अंदर एक और काम भी होता है कि आपका एक बड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कहें कि आपने नाम सुना होगा इम्पैक्ट फैक्टर का, कि जी इम्पैक्ट फैक्टर एक चीज होती है। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो जर्नल्स को दिए जाते हैं
और ये वेब ऑफ साइंस देती है। वेब ऑफ साइंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्टी इंडेक्सेशन एजेंसी है, जो कि दुनिया में काफ़ी अर्से से ऑपरेट कर रही है। मैं उसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ। बट इम्पैक्ट फैक्टर इज अ वेरी पॉपुलर बेंचमार्क फॉर क्वालिटी ऑफ अ जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर। और इम्पैक्ट फैक्टर जो है ये स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, आईएसआई ने, इसलिए आज आज तक इसको आईएसआई इम्पैक्ट फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि दिस वाज स्टार्टेड अराउंड 30-40 years बैक। यू कैन चेक द ईयर्स, जिसके बाद ब्रदर आई कैन ऑल्सो चेक इट फॉर माई ओन इन्फॉर्मेशन एज वेल। बाई चांस मैंने कभी इसको नहीं देखा तो आज देख लेते हैं कि कब ये इम्पैक्ट फैक्टर की दुनिया जो है वो शुरू हुई। So let me ask the Grok or maybe ChatGPT, when ISI started giving impact factor to scientific journals. Okay, he says KG Institute for Scientific Information, founded by Eugene Garfield, began J impact factor यानी JIF in the early 1960s. ठीक है। 1960s में यूजीन गारफील्ड डेवलप्ड द आइडिया ऑफ एन इम्पैक्ट फैक्टर एज अ वे टू हेल्प सेलेक्ट जर्नल्स फॉर द साइंस साइटेशन इंडेक्स। एक एससीआई उसने एस्टेब्लिश किया इंडेक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, साइंस साइटेशन इंडेक्स। गारफील्ड वाज द मैन, इनका एक रिसर्च पेपर भी है। और 60s में उन्होंने ये आइडिया दिया। 72 में आईएसआई फॉर्मली बिगेन पब्लिशिंग द जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। तो इन्होंने एक जेसीआर पब्लिश करनी शुरू की 72 के अंदर, जिसके अंदर इम्पैक्ट फैक्टर हुआ करता था एज अ स्टैंडर्ड मीट्रिक फॉर साइंटिफिक जर्नल्स। एक ही फैक्ट फैक्टर था। पोस्ट 1992 इट वाज एक्वायर्ड बाय थॉमसन रियूटर्स, जिसे यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि ये चली गई थॉमसन रियूटर्स के पास फ्रॉम द यूजीन गारफील्ड। और उसके बाद 2016 में और जेसीआर कंटिन्यू रहा, आती रही। 2016 ऑनवर्ड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई क्लैरीवेट एनालिटिक्स के पास। अब तीसरी पार्टी आ गई जो उन्होंने जेसीआर को मेंटेन किया और वो ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो था वो 60s में शुरू हुआ, ऑफिशियल रिपोर्टिंग 72 में शुरू हुई, 92 के बाद ये चला गया थॉमसन रियूटर्स के पास, ठीक है। और 2016 के बाद ये चला गया क्लैरीवेट एनालिटिक्स के पास। तो अब ये लेटली इम्पैक्ट फैक्टर जो दिया जाता है ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स देती है। और इसको जो ओवरऑल इसका अगर हम इसमें एक और सर्च करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ, आप इसको सर्च करें रोल ऑफ वेब ऑफ साइंस इन दिस। ठीक है, तो ये कह रहा है जी कि वेब ऑफ साइंस, जिसको WOS कहते हैं, it plays a central role in the history and application of impact factor. Let me break it down. Origin with the ISI. ISI created the Science Citation Index in 1960s. This was the foundation of what we now call Web of Science. ये उनकी foundation भी थी। The citation data collected here became the basis for calculating impact factor. Web of Science as the data source. Impact factor is based only on journals indexed in Web of Science core collection. That means if a journal is not in Web of Science, it does not get an official impact factor. WOS यानी Web of Science essentially acts as exclusive database for citation tracking and IF calculation. So it's a database, Web of Science. So JCR and Web of Science are produced, JCRs are produced from Web of Science citation data. JCR is a platform where official impact factors are published every year. Role today under Clarivate. After Clarivate Analytics took over from Thomson Reuters in 2016, Web of Science continues as the gateway for indexing journals. Journals must be indexed in Web of Science core collections, जो कि हैं Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index। यानी कुछ सोशल साइंस के जर्नल्स होंगे, कुछ प्योरली साइंस के जर्नल्स होंगे, वो इनके पास इंडेक्स होंगे, फिर ये उनका डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स को देंगे जो कि इसका ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर फिर पब्लिश कर। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस प्रोवाइड्स द रॉ साइटेशन डाटा, JCR publishes the impact factor. Without Web of Science indexing, a journal cannot have an official ISI or Clarivate impact factor. So this is the role of
वेब ऑफ साइंस, सही है। सो वेब ऑफ साइंस इज एन इंडेक्सेशन एजेंसी। आप अपने आप को उनके पास रजिस्टर करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, फिर वो आपका साइटेशन डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और 3 साल के बाद आफ्टर इंडेक्सेशन आपको पहला इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है जर्नल को, ठीक है। सो दैट इज हाउ जर्नल स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स क्वालिटी, क्योंकि अब वो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे वेब ऑफ साइंस के भी, क्लैरिवेट के भी, और अकॉर्डिंगली फिर उनको ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर मिलना शुरू होगा। दिस इज एज फार एज दिस बैकग्राउंड इज कंसर्न। सो इफ वी रिपीटेड, 60s में शुरू हुआ, 72 में ऑफिशियल हो गया, 92 में ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई, 2016 में फिर चेंज हुई, और जो आपका वेब ऑफ साइंस है वो शुरू से ही बेसिकली कलेक्शन ऑफ साइटेशंस के परस्पेक्टिव से इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म है, और वो डाटा कलेक्ट करता है, और अकॉर्डिंगली फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें इम्पैक्ट फैक्टर दी, ठीक है। अब अगला सवाल ये होना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता कैसे है। तो इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन का बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिसको ये इम्प्रूव करते रहते हैं, जिसके अंदर दो चीजें, इनफैक्ट आगे वो भी आता भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समवेयर हियर शुड बी, ये आ गया, ओके। सो इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि अगर आपकी टोटल साइट्स एक साल के अंदर, लाइक 2023 को हम देखते हैं, जनवरी से दिसंबर 2023, तो आपके साइट होंगे पेपर जर्नल्स के, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, वो कलेक्ट हो रहा होगा। सो पूरे साल का डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब वो कलेक्शन कब शुरू होगी? जब 2024 शुरू होगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक हो जाए। स्टैंडर्ड नोटेशन ये है कि नया साल शुरू होने के बाद दे टेक अराउंड 7 to 8 months। जून, जुलाई, अगस्त में एक कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट होती है, तो फिर उस साल का जो कि पिछला साल होता है, इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है। लाइक अभी इस टाइम सितंबर है, सितंबर 2025 है, तो आपको जर्नल्स का जो इम्पैक्ट फैक्टर का डाटा नजर आ रहा होगा वो 2024 का होगा, क्योंकि 24 का डाटा 25 में कलेक्ट हुआ है। 25 का तो अभी अंडर प्रोसेस है ना, अभी हो रहा है, दिसंबर तक पूरा होगा।